हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। प्रवास। देखिए, प्रवास यानी माइग्रेशन। प्रवास कहते हैं कई कारणों से होती है। लोग रोजी रोटी जो है तलाश में इस एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। कभी कभी तो वो दूसरे एरिया में जाके हमेशा के लिए वहीं सेटलमेंट भी हो जाते हैं, तो वो जो है परमानेंट माइग्रेशन कहेंगे। तो यही जो है प्रवास का मतलब ही होता है कि हम जो है रोजी रोटी के लिए दूसरे क्षेत्र में जाके रहते हैं, कमाते हैं और खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह के माइग्रेशन देखा जाता है। कहते पहले हमने चर्चा किया है कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है मैक्सिमम जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासी संख्या पर निर्भर करती है। देखिए, जहाँ जन्म दर मृत्यु दर तो है ही है, प्लस प्रवासी भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है किसी क्षेत्र के जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। अब सोचिएगा कि दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता में अधिक जनसंख्या क्यों है? तो जर्नल सी बात है, वहाँ सुविधाएं हैं। बहुत से क्षेत्रों से लोग जो हैं उन्हीं क्षेत्रों में जाके व्यापार करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है बहुत काफ़ी हो जाती है। तो समझ गए होंगे कि इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या होने का कारण क्या है। उसी को ही हम माइग्रेशन कहते हैं या प्रवास कहते हो। व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसने की क्रिया को ही प्रवास कहते हैं। तो ये डेफिनेशन के रूप में आप देख सकते हो, और ये डेफिनेशन है जिसको आपको याद करना है। परिभाषा है कि व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। और इसके कई प्रकार हो सकते हैं। देखा जाए तो इसको दो प्रकार में बांटा, दो टाइप्स की होते हैं ये, यानी कि दूसरे स्थान से आकर बसावट की प्रक्रिया के आधार पर इसको जो है दो ही प्रकार बनाया गया है। एक तो अस्थाई बनाई गई है और एक है अस्थाई। अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई प्रवास में आए हुए व्यक्ति जो है बसावट यानी करने के बाद, यानी जो अपने क्षेत्र में चले जाने के बाद वापस अपने मूल स्थान पर नहीं जा पाता। यानी एक बार जब वो माइग्रेशन कहीं चला जाता है तो दोबारा जहाँ से उसने जन्म लिया है, जहाँ पर वो रहता था, उस क्षेत्र में वो दोबारा लौट के नहीं जाता है, तो उसे हम कहते हैं अस्थाई माइग्रेशन। और इसका सबसे सुंदर एवं सरल जो है उदाहरण ग्रामीण जनसंख्या का अपने अपने गांवों से रोजगार की तलाश में पलायन करके शहरों में आकर अस्थायी रूप से बसना। आपने देखा होगा कि कई क्षेत्र के लोग जो है गांव के क्षेत्र से आकर शहरों में अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, इवन की घर भी बना लेते हैं। तो ये परमानेंट माइग्रेशन के अंतर्गत आता है और ये हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो जाते हैं और इनका जो है गाँव से बहुत ही कम जो है कॉन्टेक्ट रहती है। तो ऐसे जो है माइग्रेशन को देखा जाए तो आज के समय में बहुत माइग्रेशन देखने को मिला है। इसमें मुंबई, ठीक है, चंडीगढ़ देखा जाए, फिर से आपको दिल्ली देखा जाए, तो सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह के माइग्रेशन जो है बखूबी देखने को मिला है और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है। अब अस्थायी प्रवास के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो कुछ समय रोजगार, धंधा इत्यादि करके अपने मूल स्थान पर वापस लौट जाते हैं। उसे हम अस्थायी जो है प्रवास कहेंगे। यानी कुछ व्यक्ति जो होते हैं कुछ समय के लिए रोजगार, धंधा करके अपने मूल निवास स्थान को लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए मौसमी प्रवास किया जा सकता है, यानी मौसमी जो सीजन जैसे होती है उसी प्रकार मौसमी भी जो है प्रवास होती है। कुछ समय के लिए लोग जो होते हैं जैसे धान काटने के लिए, कनक काटने के लिए जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेशन कर जाते हैं। जैसे फसल कटाई के समय बिहार के खेतिहर मजदूर का जो है पंजाब, हरियाणा प्रदेश में आकर रहना अस्थायी प्रवास होता है, क्योंकि वे सब फिर से अपने अपने गाँव को वापस लौट जाते हैं और बड़े बड़े शहर जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई तथा अन्य बड़े शहर क्षेत्र में लोग सुबह आकर काम काज भी करके सायंकाल में वापस अपने घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या को जो है आगमन दैनिक प्रवास भी कहा जाता है। तो दैनिक प्रवास भी आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति बड़े बड़े जो है गाँव से होके शहर में जो है जॉब करने जाते हैं और शाम के टाइम अपने क्षेत्र में लौट आते हैं, इसे हम दैनिक प्रवास कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः जो है लोग जो है ग्रीष्म काल में अपने पशुओं के साथ घाटी इलाके से चलकर ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में सामान्य लोग जो होते हैं ग्रीष्म काल में आपने देखा ही होगा कि अपने पशुओं को लेके जो है वो जो है ऊंचे पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको घास के मैदान मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आगमन होता है वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ के जो है निचले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये भी एक तरह के माइग्रेशन ही होता है। ठीक है, कहते हैं वो अपने मवेशियों के साथ उतरकर पुण्य अपने घाटी के इलाकों में लौट आते हैं। तो ये भी एक तरह का माइग्रेशन ही देखा जाता है। इन लोगों का मूल्य स्थायी आवास घाटी में ही होती है तथा पर्वतीय ढलानों पर पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। जब सर्दी में जो है
उच्च पर्वतीय ढाल ठंडे होने लगते हैं तो वो लोग निम्न भागों की ओर घाटी में लौट आते हैं। कहते हैं आमतौर पर वार्षिक जो है आवागमन के रास्ते चरगाह तक भी वस्तुतः निश्चित होती है, यानी इनका भी समय काल निश्चित होती है और इन्हीं समय कालों में जो है ये इस तरह के माइग्रेशन करते हैं। और इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार प्रवास की जो है ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी इस तरह के जो ऋतु के अंतर्गत होती है प्रवास, इसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं कि जैसे ऋतु बदलती है लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं, तो इसको जो है ऋतु प्रवास के नाम से जाना जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की जो है गद्दी जनजाति तथा जम्मू कश्मीर राज्य की जो है बरकावाला जनजाति प्रतिवर्ष ऐसा प्रवास सदैव करती रहती है, यानी ये जनजाति जो है हमेशा इसी तरह के जो है प्रवास करती है। जैसे हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति और जम्मू कश्मीर राज्य का जो है बकरवाला जनजाति इसी प्रकार के जो है प्रवास की जो है करती रहती है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रवासी लोगों के जो है मूल्य स्थान अदृश्य स्थान के आधार पर प्रवास को 4 भागों में बांटा जा सकता है, यानी प्रवासी को जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास किया जाता है, नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में प्रवास किया जाता है और नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास की जाती है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जैसे कोई व्यक्ति गाँव में रहता है तो गांव में उसको जॉब मिल जाती है, यानी गांव में एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी गांव क्षेत्र और गांव क्षेत्र प्रवास कहलाता है। और मान लीजिए वो गांव में है और नगर में जाके जो अपना धंधा काम करता है तो उसे गांव क्षेत्र से नगर क्षेत्र की ओर दर्शाया गया है। अगर नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में, यानी कोई व्यक्ति जो है अपने इस सेक्टर में रह रहा है और दूसरे सेक्टर में जाकर काम कर रहा है तो उसे नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में ही कहा जाएगा, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना। और नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की नगर से जो है ग्रामीण की तरफ होता है। आज के समय में ऐसा देखने को मिला है, आज लोग जो है शहर में पढ़ाई लिखाई करते हैं और गांव के क्षेत्र जो है उनको जॉब प्राप्त हो जाती है तो वो नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास कर जाते हैं। अब देखा जाए तो इस बॉक्स में जो है एक सारांश के रूप में, निष्कर्ष के रूप में शब्द दिए गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आपको अपने कॉपी पे भी नोट कर लेना चाहिए। अगर इस पॉइंट की तरफ अगर हम ध्यान दें, समझने की कोशिश करें तो ये पहला पॉइंट साफ करता है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को हम प्रवास कहते हैं, यानी इसे हम माइग्रेशन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने वाले व्यक्तियों को प्रवास जो है 2 टाइप्स के ही होती है, एक अस्थाई एक अस्थाई, यानी प्रवास जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई प्रवास और अस्थायी प्रवास। कहते हैं दैनिक प्रवास भी होता है। दैनिक प्रवास जो होता है जॉब के अंतर्गत होता है कि सुबह आप किसी क्षेत्र में जाओ और शाम होते ही जो है अपने घर को लौट आओ, तो इसे हम दैनिक प्रवास कहते हैं। कहते हैं मौसम के अनुकूल के अनुसार लोगों को जो है स्थायी रूप से 2 निर्दिष्ट स्थानों के बीच अपने सामान एवं पशुओं के साथ एक निश्चित मार्ग से होकर आगमन करना ऋतु प्रवास कहलाता है, यानी ऋतु के अनुसार जो कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान यानी मौसम के अंतर्गत प्रवास करता है उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं। अगला जो यहाँ पर टॉपिक आया है भारत में प्रवास की प्रवृत्तियाँ। देखिए भारत में प्रवास की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की है, तो ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत में प्रवास की प्रवृत्तियाँ जो है कैसी रहती है, किस उम्र के जो है व्यक्ति जो है प्रवास करते हैं और इसमें पुरुष और महिलाओं में किस किस सबसे अधिक जनसंख्या होती है। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाले यहाँ पर कुछ तथ्य होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हमारे देश के कहते हैं और अरब यानी 1 अरब 2 करोड़ लोगों में से करीब 30% यानी 30 करोड़ 70 लाख लोग के नाम जो है प्रवासी जन्म स्थान के आधार पर के रूप में दर्ज है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1 अरब 2 करोड़ लोगों में करीब 30% यानी 30 करोड़ 70 लाख लोग के नाम जो है प्रवासी के रूप में दर्ज है। और जनगणना के समय लोगों की गिनती उनके जन्म स्थान के अतिरिक्त अन्य जगहों पर होती है तो उन्हें प्रवासी श्रेणी में रखा जाता है। सन 2001 की जनगणना में जो है 30% का जो है आंकड़ा जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1991 की जनगणना में 27.4% से अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। कहते हैं वास्तव में पिछले कई दशकों से इस प्रवासी लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यदि 1961 तथा 2001 की जनगणना की तुलना करें तो प्रवासी लोगों में जो है 1961 में 14 करोड़ 40 लाख थे, जबकि 2001 में इसकी संख्या जो है 30 करोड़ 70 लाख हो गई। पिछले दशकों में अर्थात
51 से 2001 के बीच में इस प्रवासी लोगों की संख्या में जम्मू कश्मीर के सिर्फ छोड़ के, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था इस समय भारत में 370 धारा लागू होने के कारण वहाँ पर रूल रेगुलेशन लागू नहीं हो सकती थी। इसलिए जो है 1991 से लेकर 2001 के बीच में जम्मू कश्मीर को छोड़कर वृद्धि देखा जाए तो 32.9% हुई। और इन प्रवासियों की जनसंख्या, उनके लिंग भेद, प्रवास का स्रोत एवं गंतव्य स्थान की जानकारी सारणी जो है इसमें भी दर्शाया गया है, जो सारणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं सारणी में किस बात की ओर इशारा किया गया है। यहाँ पर जो आंकड़े उपलब्ध है 2001 के अनुसार उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ प्रवासी के प्रकार है और जनसंख्या है, तो इसमें बहुत हैरानी करने वाली बात यही आता है, कुल प्रवासी जो है 30 करोड़ 71 लाख है। अब देखिए पुरुषों की संख्या कितनी है, 9 करोड़ 4 लाख पुरुषों की संख्या जो प्रवास किए थे। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है कि स्त्रियों की संख्या जो है 21 करोड़ जो है 67 लाख जो है माइग्रेशन किए हैं। तो ये में पुरुष की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या इतनी अधिक किन कारणों से हो सकती है? ये बहुत सोचनीय बात है कि आखिर कुल प्रवासी में जो है 9 करोड़ अगर पुरुष का है तो 21 करोड़ स्त्रियों का है। इसका मतलब पुरुष की तुलना में स्त्रियां जो है काफ़ी माइग्रेशन करती है, यानी अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जाके रहती है। तो ये सारे आंकड़े जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्णता की ओर दर्शाया गया है। और कहते हैं अगर आगे हम देखें प्रवासी के प्रकार के अंतर्गत, तो कहते हैं अंततः जिला प्रवासी जो है 18 करोड़ 17 लाख लोग प्रवास करते हैं। और अंतर जिला प्रवास में जो है 7 करोड़ और 68 लाख लोग जो है प्रवासी करते हैं। और अंतर राज्य प्रवास में 4 करोड़ 23 लाख जो जनसंख्या जो है प्रवास करती है। यदि विदेशों से प्रवास की बात देखें तो इसमें जो है 61 लाख लोगों के नाम दर्ज है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता है यहाँ टेबल में, और बहुत काफ़ी ज़रूरी बातें यहाँ पर दर्शाई गई है। यदि हम इन सभी प्रवासियों के आगमन के जो है प्रतिरूप पर ध्यान दें तो यह पाया गया है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक अप्रवासियों की संख्या जो कि 80 लाख के आसपास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 79 लाख है। तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और इसके बाद दिल्ली में देखा जाए 56 लाख लोग जो है प्रवासी हैं। फिर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो 55 लाख है, यानी सबसे अधिक महाराष्ट्र में ही होते हैं प्रवासी लोगों की संख्या, क्योंकि महाराष्ट्र में वो सारी सुविधाएं बखूबी उपलब्ध है जो लोगों को चाहिए। दूसरी तरफ अगर जो है उत्तरवासी लोगों के आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान का स्थान है, यानी उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का जो है स्थान है अप्रवासियों के अंतर्गत। परंतु यदि अप्रवासी एवं उत्तर प्रवासी लोगों की संख्या के अंतर को देखें तो महाराष्ट्र जो है सर्वोपरि है, यानी महाराष्ट्र का नाम सर्वोपरि है। महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे है जहाँ पर 23 लाख है। और दिल्ली की बात करें हम तो 17 लाख है। और गुजरात जो है 6.8 लाख है। हरियाणा जो है 6.7 लाख में प्रवासी हैं। देखिए वो प्रवासी अप्रवासी थे, वही प्रवासी के अंतर्गत है। तो आइए अब इन प्रवासियों की रूपरेखा के जो है कुछ विस्तार से हम जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। प्रवासियों की गणना उनकी उम्र तथा उनके स्थान पर रहने की अवधि से की जाती है कि उनका उम्र कितना है और उस स्थान पे वो कितने समय तक जो है अपना समय काल बिताया है। जनगणना में पहले वाले को जन्म स्थान के आधार पर तो दूसरे वाले को पिछले निवास के स्थान के आधार पर प्रवासी करार दिया जाता है। अंत पहली जो है उत्प्रवासी तथा दूसरा जो है अप्रवासी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ जनगणना में पहले वाले जन्म स्थान के आधार पर दिया जाता है और दूसरे जो है निवास के स्थान पर प्रवासी करार दिया जाता है। तो यानी जन्म भी हुआ है उसको भी प्रवासी के अंतर्गत देंगे, या आप निवास कर रहे हो तो उसको भी प्रवासी के अंतर्गत ही लिया जाएगा। उसके पश्चात है आयु वर्ग के अनुसार प्रवासी। आप देखिए आयु वर्ग के अनुसार जो है यहाँ प्रवास करने की प्रावधान है। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ते जाते हैं वो अपना जो है प्रवास करने की चीज़ समझते हैं। आयु वर्ग के प्रवासी को समझने के लिए जो है अंतर्राज्यीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रवास का उदाहरण लेते हैं, यानी अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय। तो काफ़ी अंततः और अंतर दोनों में अंतर है। ठीक है, कहते हैं कुल जो है 25 करोड़ 80 लाख अंततः राज्य प्रवासी में जो है 17.4% जो कि 15 से 24 वर्ष आयु के वर्ग करते हैं। 17% जो है
15 से 24 वर्ष के आयु की वर्ग करते हैं और 23% जो है लोगों की आयु जो होती है 25 से 34 वर्ष की होती है। तो देखा जाए 23% है। और कहते हैं 35% जो काफ़ी है, प्रतिशतवासी लोग जो होते हैं 35 से जो है 59 साल के आयु के वर्ग लोग करते हैं। यानी देखा जाए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रवासियों की संख्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय प्रवासी में से 4 करोड़ 20 लाख लोगों का नाम आता है, जिसमें 18.5% आयु जो लोगों की होती है वो 15 से 24 वर्ष आयु के वर्ग की होती है। वही 24 से 7% लोग जो होते हैं 25 से 34 वर्ष की आयु के अंतर्गत आते हैं। वही 36.1% लोग जो हैं 35 से जो है 59 वर्ष आयु वर्ग वाले होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोनों वर्गों के प्रवासी यानी अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवासी में 36% आर्थिक कार्यों में लिप्त हैं तथा अधिक आयु वर्ग के हैं। और इन दोनों श्रेणियों के प्रवासी में विस्तार चर्चा अगले अनुच्छेद में हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या अंतर को दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पिछले निवास स्थान के आधार पर प्रवासी, यानी पिछले निवास स्थान के आधार पर प्रवासियों की किस प्रकार गणना की जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के आंकड़े का आकलन क्षेत्र में प्रवासियों की जनसंख्या को समझने के लिए किया जाता है और यह संभव है कि कोई व्यक्ति जन्म स्थान से निकल अन्यत्र प्रवास कर सकता है और बाद में उसके प्रवास के स्थान बदल सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर प्रवास की प्रक्रिया का अध्ययन एक जो है कालिकीय घटना के अध्ययन सामान्य होती है, परंतु प्रवास के जो है पूर्व निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करने से पिछले कई वर्षों के अंतराल में किए गए प्रवासों की भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार पिछले निवास स्थान के अनुसार भारत में प्रवासियों की संख्या 31 करोड़ 40 लाख थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा था। उसके पश्चात है यदि इनके प्रवास के दौरान बिताए वर्षों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 31 करोड़ और 40 लाख लोगों में एक विविध समुदाय यानी 10 करोड़ 10 लाख जो है 20 वर्ष पहले से ही प्रवास कर रहे हैं। करीब 9 करोड़ 83 लाख लोग पिछले दशक में अर्थात 0 से जो है 9 वर्ष के अंतराल में प्रवासी हुए हैं। अंत पिछले दशक में हुए प्रवासन को 2 वर्गों में बांटने का विश्लेषण करते हैं। एक जो होता है अंतर्राज्यीय प्रवास होती है और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रवास होती है। इसमें अंतर होता है कि अंततः और अंतर्राज्यीय प्रवास क्या आता है। चलिए देखते हैं इसमें अंततः राज्य प्रवास में क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, अंततः राज्यीय प्रवास। कहते हैं प्रवासियों की बहुत बड़ी संख्या इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है और सन 2001 की जनगणना के अनुसार 8 करोड़ 7 लाख प्रवासी लोग अंततः राज्य श्रेणी में आते हैं और राज्य के अंतर्गत एक गांव से दूसरे गांव में जो है प्रवासी लोगों की हिस्सा कहते 60.5% आंकी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जबकि केवल जो है 12.3% लोगों की ही जो शहर से शहर में प्रवासी हुए हैं और से 17.6% प्रवासी लोग शहर में गाँव से आकर बस गए हैं तथा जो है 6.5% शहर छोड़कर गांव में बसे हैं। बचे 3.1% ऐसे प्रवासी हैं जो किसी श्रेणी में सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग जो जनगणना के समय उचित जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, इसलिए इनकी गणना जो है नहीं की जा सकती है। इस अंततः राज्यीय प्रवासियों में 70% संख्या स्त्रियों की है। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि सबसे अधिक जो है स्त्रियां क्या प्रवास करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, स्त्रियां सबसे अधिक प्रवास करती है। और कारण क्या बनता है? कारण बनता है कि इतना ऊंचा प्रतिशत होने का मुख्य कारण होता है शादियों के फलस्वरूप हो सका है कि स्त्रियों की शादी होती है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, इसलिए 70% जो है प्रवासी देखा जाए तो स्त्रियों का ही है। और स्त्रियों में जो है कहते हैं 69% गाँव से गाँव में प्रवासी क्षेत्र में आते हैं, यानी एक गाँव से दूसरे गाँव में जो है ये जाते हैं, यानी देखा जाए तो करीबन 70% के आसपास ही है। और 13.6% स्त्री जो है प्रवासी गांव छोड़ के शहर में प्रवासित होते हैं। तो देखा जाए 13% जो है स्त्रियां गांव छोड़ के शहर में चली जाती है
और कहते हैं 9.7% स्त्रियां एक शहर से दूसरे शहर में प्रवासी हुए हैं। तो इसमें स्त्रियां का जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है प्रवासी के अंतर्गत। केवल देखा जाए तो 5.6% स्त्री जो है प्रवासी शहर से गांव में बसी है, यानी शहर से गांव में सिर्फ 5.6% स्त्रियां ही बसी है और शेष 2.6% प्रवासी स्त्री अवर्गीय श्रेणी में आते हैं, जिसका कोई वर्गीकरण करना संभव नहीं रह जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। पुरुष प्रवासियों में देखा जाए तो 41.6% लोग गांव से गांव में आकर बसने लग गए हैं, यानी पुरुषों में 41.6% गांव से गांव में आकर बसने वालों की है और 18.3% पुरुष जो है प्रवासी एक शहर से दूसरे शहर में आने वाले हैं तथा 27.1% संख्या उन पुरुषों की है जो गांव छोड़कर शहर में बस गए हैं और 8.6% पुरुष जो है शहर छोड़कर गांव में बसने वाले हैं। जनसंख्या के प्रवास में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो रोजगार की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में आकर बस गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गांव से गांव में बसना बहुत काफ़ी महत्वपूर्णता की ओर दर्शाया गया है। उसके पश्चात है अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत में ऐसा प्रवास जो है अंतर्राज्यीय प्रवास की तुलना में जो है सीमित प्रतिशत में ही होती है। अंततः सन देखा जाए 2001 की जनगणना के अनुसार कहते हैं 1,70,00,000 लोग इस प्रवास की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी 1,70,00,000। और इन प्रवासियों में देखा जाए 26.6% एक राज्य के गांव से दूसरे राज्य के गांव में आकर बसने वालों का ही है और इसी प्रकार 26.7% उन लोगों की है जो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 26.7% उन लोगों की है जो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस गए हैं। 37.9% उन लोगों का है जो गांव से आकर जो है शहर में बस जाते हैं। केवल 6.3% लोग जो है शहर छोड़कर गांव में बसे हैं और 2.6% प्रवासी किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अंतर्राज्यीय जो है प्रवासी में करीबन आधे लोग पुरुष वर्ग के हैं और इन पुरुष वर्ग के बीच में जो है 26.6% गांव से गांव में प्रवास कर जाते हैं और करीब 26.7% लोग जो हैं शहर से जो है शहर में प्रवास करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 26.6% गांव से गांव में प्रवास कर रहे हैं और 26.7% जो है शहर से शहर में प्रवास करते हैं। 37.9% प्रवासी पुरुष जो है गांव से आकर शहर में बस जाते हैं और 6.3% जो है पुरुष शहर छोड़कर गांव में प्रवास कर जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो देखा जाए तो स्त्रियों की प्रवास की क्षमता सबसे अधिक होती है पुरुष की तुलना में और इसमें जो है सबसे बड़ा कारण बनता है शादी, यानी मैरिज जो होते हैं करके जो है लड़कियाँ एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रवास के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए प्रवास के कारण कई होते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको दो भागों में ही बांटा गया है, पुल एंड पुश फैक्टर। तो प्रवास के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और ये प्रवास जो है किसी भी राज्य की जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो है परिपूर्ण होती है। तो प्रवास के कारणों के अंतर्गत देखा जाए तो प्रवास अनेक कारणों से मिले जुले एवं पारंपरिक क्रियाओं के प्रतिफल ही होती है और सामान्य रूप से प्रवास की जो है प्रभावित करने वाले कारक के दो समूह में बांटा गया है, एक आकर्षक, एक प्रति आकर्षक कारक, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब पुल एंड पुश फैक्टर, मूल स्थान पर निवासी करने वाले व्यक्तियों को प्रत्याकर्षण कहा जाता है और वहाँ से प्रवास करने के लिए मजदूरी करता है, यानी देखा जाए तो मूल स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रत्याकर्षक कारक कहा जाता है और वहाँ से प्रवास करने के लिए ये मजबूर करता है, जबकि अपाकर्षक कारक जो है किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों की आकर्षित करता है, यानी किसी भी क्षेत्र में अच्छा अपॉर्चुनिटी होने के कारण तो लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। जब तक दोनों समूहों के कारक एक साथ क्रियाशील होकर प्रभावित नहीं करेगा तब तक जनसंख्या में प्रवास करने की न तो मजबूरी रहेगी और न ही आकर्षण रहेगा। तो दोनों समूहों को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं मेनली आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटकों को शामिल करते हैं
और इसी को जो है हम संक्षिप्त में जो है यहाँ पर वर्णन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक कैसे बने हैं, और इसमें प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे इनकी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर। तो आप इसी तरह त्रिपाठी स्टडी सेंटर के साथ बने रहें। इस बॉक्स में अगर देखा जाए तो इसी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया गया है जो कि हमने जाना भी है। प्रवास अनेक कारणों के मिले जुले एवं पारंपरिक क्रियाओं का प्रतिफल ही होती है और इन्हें दो अपाकर्षक और प्रत्याकर्षक वर्गों में रखा जाता है, यानी पुल और पुश फैक्टर होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें देखा जाए तो अपाकर्षक और प्रत्याकर्षक दोनों समूह के कारक जो होते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक हैं, जिसके विषय में आगे हम विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंटों को यहाँ पर जो इस बॉक्स में दर्शाया गया है। यदि पहले पॉइंट की हम बात करें जो कि आर्थिक कारक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आर्थिक कारक यहाँ देखें तो कहते हैं सामान्यतः लोग ये प्रवृत्ति उसी स्थान में निवास करने की होती है जहाँ उन्हें आजीविका प्राप्त करने के अवसर होते हैं। तो ये तो जनरली देखने को मिला ही है कि लोग वहीं पे ही रहना पसंद करते हैं, वहीं जीवन यापन करना पसंद करते हैं जहाँ पर उनके जो है आजीविका जो है बहुत ही सरलता से मिल सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए उन क्षेत्रों को जहाँ की जो मृदा होती है अनुपजाऊ हो, आवागमन के साधन कम विकसित हो और निम्न औद्योगिक विकास एवं रोजगार की कम संभावनाएं हों, वहाँ से लोग जो है पलायन कर जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देखिए लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं जहाँ पर संभावनाएं बहुत कम होती है और वहाँ पर अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर जो है संसाधनों की कमी होती है। तो ऐसे क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जीवन जो है चलाने के लिए हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं रह जाता है। तो ये आर्थिक कारण के रूप में देखा जा सकता है और ये कारक जो है प्रवास के लिए प्रत्याकर्षित करते हैं। प्रत्याकर्षित यानी जो है उनसे दूर भगाते हैं। और दूसरी तरफ वे क्षेत्र जहाँ रोजगार के जो है गुंजाइश हो, यानी दूसरा क्षेत्र वो जहाँ पर जो है रोजगार की गुंजाइश हो तथा जीवन स्तर भी जो है अपेक्षाकृत ऊंचा हो, लोग को जो है प्रवास के लिए आकर्षित करते हैं। यानी जहाँ पर देखा जाए ऊंचा जीवन स्तर हो, जहाँ पर लोगों की अच्छी दशा हो। तो ऐसे कारणों में क्या होता है कि वहाँ पर लोग जो है काफ़ी आकर्षित होते हैं, लेकिन जहाँ पर अपॉर्चुनिटी कम होता है वहाँ पर प्रत्याकर्षित होते हैं। पुल एंड पुश फैक्टर। अंततः इन कारकों को जो है आकर्षणकारी समूह भी कहते हैं और इस प्रकार वे सभी क्षेत्र जहाँ मृदा उपजाऊ होती है, यानी मिट्टी जहाँ की उपजाऊ होती है, खनिज संसाधन की उपलब्धता होता है और जो है आवागमन की सुविकसित साधन और संचार माध्यम का विकास, कारखानों और इकाई की जो है सुव्यवस्थित विकास, शहरीकरण हो, लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं। आपको पता भी होगा कि छोटा नागपुर जो है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, काफ़ी विषम परिस्थिति थी वहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर जो है नेचुरल संसाधन के मिलने के कारण वहाँ पर काफ़ी लोग निवास करने लगे और बहुत से लोगों को जो है रोजगार मिल गया। तो आज ये चीज़ डिपेंड नहीं करता कि वो हिमालय का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। कहते हैं अगर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगा तो वो विषम कंडीशन में भी अपने आप को ढाल लेती हैं और ये ज़रूरी भी है। और ये छोटा नागपुर जो है इसी बात की तरफ इशारा भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए कि जो लोग जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, जहाँ पर संसाधनों का विकास सुचारू रूप से नहीं होगा, वहाँ से लोग जो है प्रत्याकर्षित होते हैं और जहाँ पर सभी चीज़ों की व्यवस्था सुचारू रूप से होगा, जहाँ जॉब मिल जाएगी, खाने पीने की हर चीज़ व्यवस्था होगा, वहाँ पर लोग जो है काफ़ी आकर्षित होगी और वहाँ पर जो है रहने की सुविधाएं भी बच जाएगी। आप शायद कहते हैं अगर आप शायद ध्यान दिया है होगा कि काफ़ी बड़े संख्या में लोग जो हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महासागरों के आसपास के क्षेत्र से दूर दराज के भागों में पहुंचते हैं। आखिर ये लोग जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को ही क्यों चुनते हैं? तो जर्नल सी बात है, जैसे हम बात अभी तक कर चुके हैं, तो ये इसलिए आकर्षित होते हैं इन क्षेत्रों में क्योंकि उनको हर चीज़ जो है यहाँ पर बेखूबी प्राप्त हो जाती है। रहन सहन, खान पान, जीवन स्तर सब जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के आसपास सभी कुछ मिल जाते हैं। इसलिए लोग जो है इसके लिए काफ़ी आकर्षित होते हैं। और देखा जाए बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में इन शहरों में पिछले अनेकों वर्षों से प्रवास कर रहे हैं। यानी देखा जाए
तो इन क्षेत्र में जो है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जो है इन क्षेत्रों में जा रहे हैं और यहाँ पर बेरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और अपना जीवन स्तर भी सुधार रहे हैं। इन राज्यों में संभावनाएं सामान्यतः कम है। इन राज्यों में संभावनाएं सामान्यतः कम है क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है अधिक जो है कारखानों का विकास नहीं हुआ है, ना ही इनको शहरीकरण में से जोड़ा गया है। तो इन्हीं कारणों से इन क्षेत्रों को जो है पिछड़ा हुआ ही क्षेत्र कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ सुख सुविधाएं जो है उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बेशक सरकार आज कहे कि हम हर चीज़ कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये चीज़ें जो है बहुत चीज़ों से अछूता अभी है। अभी बहुत कुछ सुधारने की आवश्यकता है और सुधार में आने वाला समय में हो सकता है कि कुछ जो है चांसेस रहे। इन सब लोगों के लिए प्रत्येक कारणों वाले पर मुख्य प्रेरणा आर्थिक लाभ ही करना है। कोई भी व्यक्ति होता है उसका पहला जो महत्व होता है वो आर्थिक लाभ का होता है। और कुछ लोग शहर में मौजूद जो है प्रमोद जो है अमोद और प्रमोद के साधन, जीवन की सुख सुविधाएं तथा अन्य शहरी चकाचौंध से प्रभावित होते हैं एवं आकर्षित होकर प्रवासी बन जाते हैं। कहते हैं दूर दरार के क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर काफ़ी जो है आमोद प्रमोद होते हैं, जीवन में सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, ऐसे क्षेत्र से जो लोग हैं काफ़ी जो है आकर्षित होते हैं। यहाँ पर जो एक बॉक्स में महत्वपूर्ण बात आई है जो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। प्रवास के अंतर्गत देखा जाए तो प्रवास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक कारक जो होते हैं उपजाऊ मिट्टी, खनिज संसाधनों की उपलब्धता और यातायात एवं संचार के उन्नत साधन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आर्थिक कारक के रूप में देखा जाए तो ये प्रवास को प्रभावित करने वाले होते हैं। उपजाऊ मिट्टी, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, यातायात एवं संचार के उन्नत साधन और उच्च स्तरीय जो है नगरीकरण एवं औद्योगिक विकास जो है रोजगार की संभावनाएं। तो ये चीज़ें जो है प्रवास को काफ़ी प्रभावित करती है। प्रवास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक कारक देखा जाए प्रति आकर्षक कारक होते हैं ये, यानी प्रति आकर्षित करते हैं, जिसमें अनुपजाऊ मृदा, यातायात एवं संचार साधनों की कमी और बहुत ही कम स्तर तक जो है आर्थिक विकास एवं शहरीकरण, रोजगार व धंधे का प्रभाव। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि अनुपजाऊ मिट्टी देखा जाए, यातायात को कम सुविधाएं और बहुत ही कम स्तर पर जो औद्योगिक विकास और शहरीकरण, रोजगार के धंधे का जो है बिल्कुल अभाव होना, ये जो होते हैं प्रति आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष सामाजिक राजनीतिक कारक। सामाजिक राजनीतिक कारक जो है दूसरा फैक्टर है, दूसरा जो है प्रभाव दिखाया गया है, तो इसमें सामाजिक राजनीतिक कारक आता है। कहते हैं मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है, अंत वह चाहता है कि वह अपने निकटतम संबंधी के साथ रहे। तो ये तो आप भी भली भांति परिचित हो कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में मिलजुल के रहना चाहता है और बेशक वह जो है अपने संबंधियों के साथ रहना काफ़ी पसंद करता है। तो साधारण एक ही धर्म, भाषा तथा सामान्य सामाजिक रीति रिवाज को मानने वाले लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि रीति रिवाज सामान्य मानने वाले लोग एक साथ ही रहना पसंद करते हैं। और इसके ठीक विपरीत यदि कोई व्यक्ति ऐसा स्थान में रह रहा हो जहां लोगों का रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज अलग हो, तो वह जो है अन्यथा प्रवास करना ही चाहेगा। यानी आपको पता है अगर एक जैसे धर्म है तो वहाँ पर रहना काफ़ी उसको जो है सुविधाजनक रहता है और काफ़ी सेफ्टी महसूस होती है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर जो है रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज अलग हो, तो शायद उस माहौल में वो अपने आप को ढालना उसके लिए जो है आसान नहीं रह जाता है। बहुत से लोग धार्मिक महत्व को स्थान पर जानना पसंद करते हैं। बहुत से लोगों को ये बात ध्यान दिया गया है कि लोग धार्मिक महत्व के स्थानों पर जाना बहुत काफ़ी पसंद करते हैं, भले ही वह अस्थायी रूप में ही हो, जैसे बद्रीनाथ होगा, तिरुपति होगी, वाराणसी आदि। यहाँ पर लोग जो है बहुत अधिक अमाउंट में माइग्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें श्रद्धावश जाते हैं और वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करते हैं। और ये सब तीर्थ स्थान होते हैं जहाँ पर ये अस्थायी रूप से निवास करते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, तिरुपति हो, वाराणसी हो। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर शहरों में विभिन्न भागों में खास समुदाय के लोग का संकेंद्र हो जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का धार्मिक सामाजिक दबाव में आकर एक
खास स्थान पर प्रवास करना तभी होता है जब बहुसंख्यक समुदाय उनसे सहिष्णु हो जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है सामाजिक राजनीतिक कारक दर्शा रहा है। उसके पश्चात है जनकीय कारक। जनकीय कारक भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। जनकीय में उम्र की अहम भूमिका होती है और युवा व्यक्तियों में प्रवास ज़्यादा मिलता है, जबकि बच्चों एवं वृद्धों में कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युवा व्यक्ति कार्य का तलाश व बेहतर संभावनाओं की खोज में अन्यथा प्रवास कर जाते हैं। तो जनकीय काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनसंख्या प्रवास में राजनीतिक कारकों में से अधिकांश का संबंध सरकार की नीतियों से होती है। आधुनिक युग में ऐसे राजनीतिक कारक बहुत ही प्रभावशाली होते जा रहे हैं और इसके चलते प्रवास की गति, दिशा एवं स्तर काफ़ी प्रभावित भी हो रहे हैं। और कई बार सरकारी नीति क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को जो है प्रवासित करने की बाध्य भी कर देते हैं। यानी कई बार सरकार की कुछ नीतियां जो होती है अल्पसंख्यकों को काफ़ी प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में वो लोग कॉलोनी बना के रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस नीतियों में चेंजेस किया और उनकी कॉलोनी को नष्ट तहस नहस कर दिया। तो उससे क्या होगा, आधे से अधिक जनसंख्या जो होगी अपने क्षेत्र में फिर से प्रवास कर जाएगी, क्योंकि उनको मजबूरन वहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी आवास जो है छीन लिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण की बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजित के परिणाम स्वरूप बेहद पैमाने पर दोनों देशों के बीच प्रवास हुए थे। और देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रवास जो था भारत पाकिस्तान के बंटवारा के अंतर्गत ही हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये बात काफ़ी जो है जनकीय कारक काफ़ी महत्व रखता है अपने स्थान पर। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वता को दर्शा रहा है, यानी जनसंख्या प्रवास के परिणाम। जनसंख्या के प्रवास होता है तो इसका क्या परिणाम निकलता है और क्या इसका बेनिफिट हो सकता है और क्या इसका नुकसान होता है। तो इसी विषय में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं कि जनसंख्या प्रवास के क्या परिणाम होते हैं। कई कारणों पर हम यहाँ पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मेन तौर पर आर्थिक, सामाजिक और जनसंख्यिकीय जो कारणों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखें जनसंख्या प्रवास के परिणाम होते क्या हैं आखिरकार। जनसंख्या प्रवास के कारणों की तरह ही परिणाम भी विविध होती है, लेकिन कारणों की तरह परिणाम भी थोड़ा विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है। प्रवास के परिणाम दोनों स्थानों में, अर्थात जहां से लोग निकलते हैं तथा जहां पर लोग उत्तर प्रवास कर बसते हैं, दिखाई दोनों जगहों पे पड़ता है। ये परिणामों को 3 प्रकार के वर्गों में रखा जा सकता है। एक तो आर्थिक और दूसरा है सामाजिक और तीसरा है जनकीय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करें कि आर्थिक परिणाम के अंतर्गत कौन सी बातें जो है महत्वपूर्ण रखती है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है आर्थिक परिणाम। देखिए आर्थिक परिणाम आखिर क्या है। प्रवास के आर्थिक परिणामों में से सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो है जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच के अनुपात का प्रभाव। यानी देखा जाए तो परिणाम सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या होती है और संसाधनों के बीच के अनुपात का प्रभाव को बखूबी देखा जा सकता है। यहाँ पर प्रवास के उद्गम स्थानों में तथा प्रवास के बसावट दोनों स्थानों पर इन अनुपात में बदलाव देखने को मिलता है। और इनमें से एक स्थान तो कम जनसंख्या वाले हो सकते हैं तथा दूसरा स्थान अधिक जनसंख्या वाले भी हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कम जनसंख्या वाले स्थान भी हो सकते हैं और एक जो है अधिक जनसंख्या वाले स्थान भी हो सकते हैं। फिर उचित आदर्श जनसंख्या वाले भी हो सकते हैं, यानी कुछ उचित आदर्श जनसंख्या वाले क्षेत्र भी हो सकते हैं। कम जनसंख्या के क्षेत्रों में लोगों की संख्या तथा मौजूद संसाधनों में जो है असंतुलित और सदैव देखने को मिलता है। यानी असंतुलन जो है हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। नतीजतन धन संसाधन का उचित उपभोग एवं विकास दोनों जो अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो नतीजतन क्या होता है, संसाधनों के उचित उपभोग एवं विकास दोनों में अवरुद्धता देखने को मिल जाती है। ठीक इसके विपरीत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोगों की बहुलता काफ़ी होती है। फलस्वरूप संसाधनों पर दबाव बढ़ता ही चला जाता है। तो संसाधनों में जो है काफ़ी दबाव देखने को मिला है और इस तरह लोगों का जीवन स्तर गिरने लगता है। यदि किसी देश की जनसंख्या इतनी हो कि प्रति व्यक्ति संसाधनों का विकास एवं उपभोग बिना किसी अवरोध अथवा बाध्य के उपलब्ध रहे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
यदि किसी देश की जनसंख्या इतनी हो कि प्रति व्यक्ति संसाधनों का विकास एवं भोग बिना किसी अवरोध अथवा बाध्य के उपलब्ध रहे तथा लोगों के जीवन स्तर में जो है कोई विपरीत प्रभाव न पड़ता हो, तो उतनी जनसंख्या के जो देश अथवा क्षेत्र के लिए आदर्श जनसंख्या कहा जा सकता है। यानी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसके मतलब है कि यह आदर्श जनसंख्या कहलाएगी। यदि प्रवास की प्रक्रिया में लोग अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जा रहे हों तो ये अच्छा संकेत होती है, क्योंकि इससे अच्छा संकेत इसलिए माना जाता है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र में जो अधिक जनसंख्या वाले हैं और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो अच्छा संकेत है कि वहाँ पर विकास की कुछ जो है लक्षण देखने को मिला है, क्योंकि इनमें दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या जो है संसाधनों के बीच अनुपात संतुलन बना रहेगा। अन्यथा विपरीत परिस्थिति दोनों क्षेत्रों के लिए जो है हानिकारक हो सकती है और दोनों को ही नुकसान होने की काफ़ी प्रवृत्ति रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। अगर बात करें हम, प्रवास दोनों क्षेत्रों में विद्यमान जनसंख्या की व्यवसायिक संरचनाओं को प्रभावित सदैव करती रहेगी। यानी दोनों क्षेत्र यानी लोअर और हायर क्षेत्र दोनों ही जनसंख्या जो है व्यवसायिक संरचनाओं को काफ़ी प्रभावित करेगी, और जिस क्षेत्र के लोग का उत्प्रवास होता है उस क्षेत्र में आमतौर पर जो है विकासशील लोगों की प्रभाव हो जाता है, तथा जिन क्षेत्रों के जो है उत्प्रवासी लोग जाकर बसते हैं वहाँ क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। यानी उस क्षेत्र में देखने को हमेशा ही क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या अधिक नजर आएगी। कहते हैं उत्प्रवास क्षेत्र यानी जहाँ से लोग प्रवास के लिए बाहर निकल आए हैं वहाँ कार्यशील व्यक्तियों की कमी होने से उन पर जो है आश्रितों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उत्प्रवासी क्षेत्र यानी जहाँ से लोग प्रवास के लिए बाहर निकल आए हैं वहाँ कार्यशील व्यक्तियों की कमी होने से आश्रित की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। और आजकल प्रवास का सबसे गंभीर एवं दूरगामी परिणाम हमारे देश में देखा जा रहा है। आजकल प्रवास का सबसे गंभीर और दूरगामी परिणाम हमारे देश में बेखूबी देखा गया है। कहते उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रभावशाली व्यक्ति का अन्य देशों के लिए पलायन कर जाना, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है व्यक्ति दूसरे देशों की तरफ जो है नज़र करने लग जाते हैं, और ये सरकार की सबसे बड़ी हार है। कहते हैं अगर अपनी देश में अच्छा से अच्छा करेंगे तो अपने देश का नाम रोशन होता है, लेकिन वो दूसरे देशों में जाके दूसरे देशों के लिए करते हैं तो अपने देशों का नाम कभी नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं अपने देश को विकास करो, ठीक है। तो अपने देश को विकास करने में ये लोग जो है कभी सहायता नहीं करते हैं, और कहते हैं इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी जो है ढिलाई है, क्योंकि ये सरकार जो है इनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स नहीं करती हैं। आज कोई चीज़ कोई भी व्यक्ति खोज करता है, दूसरा व्यक्ति यही करता है कि ये तो बच्चे बच्चे कर लेता है, उसके टैलेंट को कोई नहीं समझता है। लेकिन विदेश वाले जो हैं उसके टैलेंट को भी समझते हैं और उस व्यक्ति का कदर भी करते हैं। इन्हीं कारणों से जो है ये पलायन कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभावित पलायन यानी ब्रेन ड्रेन कहते हैं, क्योंकि ये आजकल जो है ब्रेन ड्रेन बन गई है लोगों के अंदर। यानी देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन कर दी गई है कि लोग भी यही सोचते हैं कि यहाँ पर उनको कोई भी जो है टैलेंट का जो है कोई भी कदर नहीं करेगा, और ये उनके ब्रेन ड्रेन के अंतर्गत बात समझ में आ गई है। यानी उनके अंदर ये घर कर गई है बात कि यहाँ पर प्रभावित व्यक्तियों का कोई कदर नहीं किया जाता। और इस प्रक्रिया में गरीब एवं विकासशील देशों के प्रतिभा संपन्न युवक विभिन्न तकनीकी ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर धनोपार्जन की लालच में जो है विकसित देशों में प्रवासी बनकर बस जाते हैं और वो वहीं की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपको भी पता है कि आपको यहाँ पर जो शब्द दिख रहे हैं, कई व्यक्ति तो इसमें कहते हैं कि शब्द देख के क्या मिलेगा, उनको तो व्यक्ति चाहिए जो आदमी वहाँ पर पढ़ा रहा हो, दिखाई दे रहा हो, शकल दिखाई दे रहा हो, कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहा हो। लेकिन त्रिपाण स्टडी सेंटर इस बात को नहीं मान्यता देता है। त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ इसी बात को मान्यता देता है कि जब तक बच्चों को शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तब तक समझ में कुछ नहीं आएगा, और शब्दों का ज्ञान तभी होगा जब शब्द उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में रहेगा। इसे त्रिपाण स्टडी सेंटर ने शब्दों को जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और उन्हीं बातों को समझाने की लाइन टू लाइन कोशिश किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इससे आप शब्द का उच्चारण भी सीखते हो, प्लस शब्द देख के उसकी जो है स्पेलिंग को भी समझते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग टैलेंट है और इसको आप बेखूबी जब उपयोग करोगे तो आपको इससे अच्छा ही आपको जो है परिणाम देखने को मिलेगा। तो यही बात भारत सरकार नहीं जानती है कि जो व्यक्ति टैलेंटफुल हैं उनको भारत में ही उनको आश्रय दिया जाए और भारत में उसके जो है टैलेंट का विकास किया जाए। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि हमारे देश में जो बहुत से जो इंजीनियर हैं,
चिकित्सक हैं तथा अन्य तकनीकी विज्ञान विधाओं में कुशल कार्यशील व्यक्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा प्रवासी रूप में बस गए हैं, वो बसने के लिए वहाँ नहीं जाएंगे। आपने देखा ही होगा कि भारत में बहुत से व्यक्ति जो भारत में शिक्षा प्राप्त करके जो है अमेरिका, कनाडा और कहते हैं इंग्लैंड में जाके बस गए हैं और उस देश के जो है नाम गौरवमय किए हैं, लेकिन वो भारत के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं और करना भी कैसे चाहेंगे जब कहते हैं उनके टैलेंट का ही कदर नहीं किया जाएगा, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, तो कैसे हमारा देश जो है विकसित बनेगा। ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह उठ गया है। हमें पता है कि जब तक इंजीनियर, चिकित्सक हमारे देश में रहेंगे, हमारे देश को सुचारू रूप से चलाएंगे तो काफ़ी हमारा देश तरक्की कर सकता है। हमारा देश किसी देश से पीछे नहीं है। और इसमें कोरोना वायरस के काल में भी आपने इस बात को जो है भली भांति समझ गए होंगे कि हमारा भारत जो है सबसे अलग है, सबसे विकसित है और सबसे परिपूर्णता है, लेकिन यहाँ पर कुछ राजनीतिक कारणों से ये बात सब उजागर नहीं हो पा रही है। यद्यपि इस प्रकार के प्रवास का किसी भी क्षेत्र में विद्यमान संसाधन एवं जनसंख्या के अनुपात में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता नजर आता है, क्योंकि प्रवासी व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम होती है। फिर भी उद्गम क्षेत्रों में यानी जहाँ के लोग पलायन करते हैं वहाँ की जनसंख्या जो है गुणवत्ता एवं प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रभावशाली एवं कुशल वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सक के चले जाने से उद्गम स्थान के संसाधनों के विकास में काफ़ी बाधा एवं रुकावटें आती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और इस महत्वपूर्णता को आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, लेकिन सरकार अपनी सीट बचाने के लिए इस बात को नहीं समझती है। अगर सरकार इन बातों पर ध्यान दे, आज राजनीतिक अगर सीटों के लिए न होके देश के कल्याण में हो तो ये सुखदायक होगा और देश को जो है ग्रोथ करने के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी बन जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। प्रवास के कारण विभिन्न संस्कृतियों के साथ पारंपरिक क्रियाएं होती हैं। प्रवास क्षेत्रों में विभिन्न संस्कृति वाले व्यक्तियों के आने से इन क्षेत्रों की जो है संस्कृति अधिक समृद्ध हो जाती है। यानी देखा जाए तो प्रवास के कारण विभिन्न संस्कृतियों के साथ पारंपरिक क्रियाएं होती है। और मान लीजिए आप किसी दूसरे क्षेत्र में जा रहे हो तो आप अपने साथ अपनी संस्कृति भी ले जाओगे और वहाँ के जो संस्कृति है उस संस्कृति के साथ आपका संस्कृति मिल जाएगा और काफ़ी समृद्ध भी हो जाएगा। भारत की आधुनिक संस्कृति अनेक संस्कृतियों की पारंपरिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है प्रफुल्लित एवं प्रबलित हुई है। कभी कभी विभिन्न संस्कृति का मिलन संस्कृति संघर्ष को भी जन्म देती है। कभी कभी विभिन्न संस्कृतियों के मिलन और संस्कृति संघर्ष को भी जन्म देती है। बहुत से प्रवासी विशेष रूप का जो है पुरुष वर्ग जो शहरों में अकेले ही रहते हैं, उन लोगों को जो है विभोत्तर एवं अनुरक्षित यौन संबंधों से लिप्त पाया जाता है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि जो व्यक्ति बहुत से प्रवासी जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं और विवाहित एवं असुरक्षित यौन संबंधों से लिप्त हो जाते हैं, यानी वो गलत काम करने लग जाते हैं। और गलत काम करने से क्या होता है, इसमें कुछ लोग जो है HIV जैसी संक्रमण बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, अस्थायी प्रवास के पश्चात जब वो अपने स्थायी निवास क्षेत्र में वापस आते हैं तो वहाँ भी इस संक्रमण बीमारियों को फैलाने के साधन बन जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एड्स बीमारी ही है, जो पहले भारत में नहीं था, लेकिन इन्हीं प्रवासियों के कारण भारत में आज जो है अपना पूरा घर कर लिया है, पूरे क्षेत्र में फैल गया है। और कहते हैं बहुत से लोगों की जो है काफ़ी जो है नकारापन ही कहा जा सकता है या बहुत ही मूर्खतापूर्ण ही बात कहा जा सकता है कि वो बीमारी जो है अपनों में ही फैला रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इस तरह उनकी पत्नी एवं होने वाले बच्चे भी इस बीमारी का शिकार बन जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? लोग क्यों नहीं समझते हैं कि असुरक्षित यौन संबंध से बीमारी फैलती है? कारण यही होता है कि वो कई सालों तक जो है प्रवासी रहते हैं और उनको जो है यौन सुख नहीं मिलती है, तो वो गलत रास्ते अपनाने लग जाते हैं और गलत रास्ते अपनाने के कारण HIV जो है बीमारी से वो जो है ग्रसित हो जाते हैं। और जब वो अपने देश में वापस लौटते हैं तो अपनी पत्नी को भी ये बीमारी को जो है सौगात में दे देते हैं। और इसका कारण क्यों ऐसा होता है? तो ये सही जानकारी कमी के कारण होता है कि लोगों के पास इसकी बहुत ही कम जानकारी है। असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होता है। असुरक्षित यौन संबंध विदेशों में कहते खुलेआम होता है और वो कहते हैं बीमारी से वो अनभिक्त नहीं रहते हैं
और उनको ज्ञात होता है कि इससे बीमारी होगा, फिर भी जो है उन चीज़ों में ही लिप्त रहते हैं। यौन संबंधों की जिज्ञासा भी उनको काफ़ी प्रभावित करता है। नशीली दवाइयों का सेवन एवं मदिरापान एक मुख्य समस्या बन जाती है। इसलिए जो है उनको जो है जागरूक करने की आवश्यकता है कि असुरक्षित यौन संबंध से हमेशा HIV जैसे खतरनाक बीमारी फैलती है और ये अपनों को भी ये बीमार करने के लिए पर्याप्त होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष महत्वपूर्ण बात आता है इस बॉक्स में, जो ये काफ़ी ज़रूरी है। इसमें अगर देखा जाए तो प्रवास क्षेत्रों में संस्कृति समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। यानी प्रवास होता है तो संस्कृति समृद्धि को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, और यद्यपि कई बार संस्कृति जो है मनमुटाव अथवा संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। कई बार इसमें जनरल सी बात है कि जहाँ पर जो है समृद्धि बढ़ती है, जहाँ संस्कृति बढ़ता है, वहाँ मनमुटाव और संघर्ष भी काफ़ी उत्पन्न हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रवास के कारण जो है उत्प्रवासित क्षेत्र एवं अप्रवासित क्षेत्र दोनों जगहों में जो है संसाधन एवं जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, प्रवास के कारण उत्प्रवासित क्षेत्र और अप्रवासित क्षेत्र दोनों जगहों पर में जो है संसाधन एवं जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन काफ़ी देखने को मिल जाता है। कहते हैं प्रतिभा पलायन भी एक गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, जो प्रवास की प्रक्रिया के कारण ही होती है। प्रतिभा पलायन अगर हो जाता है तो आप जर्नली से देखो कि इसका परिणाम जो है देश पे काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जनकिकीय परिणाम। जनकिकीय परिणाम जो कि तीसरा पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रवास के कारण दोनों स्थानों की जनसंख्या में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, खासकर जनसंख्या के जो है आयु वर्ग तथा लैंगिक वर्ग के अनुपातों में, और इस कारण जनसंख्या की वृद्धि दर भी काफ़ी प्रभावित होती है। आमतौर पर जहां ये युवा वर्ग उत्प्रवासित होकर उन्नत चले जाते हैं, वहीं वृद्धि बच्चों एवं जो है महिलाओं की संख्या बढ़ती है। दूसरा स्थान जहां पर युवा वर्ग के प्रवासी आकार बस जाते हैं, वहां की जनसंख्या की जो संरचना में वृद्धि काफ़ी हो जाती है। बच्चों की एक महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यही कारण है कि जहां ये युवा वर्ग बाहर निकलते हैं, वहां लिंग अनुपात ज़्यादा होती है, और जहां जाकर युवा वर्ग प्रवासित होते हैं, वहां लिंग अनुपात कम हो जाता है। इसका कारण युवा पुरुषों का ज़्यादा प्रवास होना होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जंगी परिणाम काफ़ी देखने को मिलता है। और इस प्रकार दोनों स्थानों में जनसंख्या में बदलाव होती ही रहती है। जनसंख्या संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण दोनों ही क्षेत्रों में जन्म दर, मृत्यु दर एवं उसकी परिणाम स्वरूप वृद्धि दर में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। जिस क्षेत्र से युवा वर्ग प्रवास में बाहर चले जाते हैं, वहाँ की जन्म दर घट जाती है। अंततः जनसंख्या में वृद्धि दर का कम पाया जाना स्वाभाविक परिणाम ही होती है। ठीक इसका उल्टा प्रभाव एवं परिणाम उस क्षेत्र की जनसंख्या में जन्म दर एवं वृद्धि दर पर पड़ता है, जहां पर अधिक प्रवासी आकर बस जाते हैं। तो ये सब जो है जनकिकीय प्रभाव के अंतर्गत सारी बात थी, और इसी के अंतर्गत ये बॉक्स भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप सारांश के रूप में भी देख सकते हो। अब देखिए क्या है, कहते हैं बच्चे, महिलाएं एवं युद्धों का जो है अनुपात उस क्षेत्र में पड़ता है जहां से युवा वर्ग बाहर चले जाते हैं, तथा यही अनुपात घट भी जाता है जहां प्रवासी युवा वर्ग बसते हैं। इन्हीं कारकों से दोनों स्थानों की जनसंख्या, आयु संरचना, स्त्री पुरुष का अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की दर में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। और ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जनसंख्या के बारे में हमने हर एक बात विस्तार पूर्वक जाना, हर एक पहलू पे जो है हमने प्रकाश डालने की कोशिश किया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई, समझ में आया है, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो आप कर सकती हो। और करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। कहते हैं जितना ये वीडियो बच्चों तक पहुँचेगा, तिरपान स्टडी सेंटर का उतना ही हेल्प होगा, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का लक्ष्य एक ही है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और सही ज्ञान का जो है उन पर प्रकाश पड़े, और देश जो है अच्छा बने और देश प्रगति हो जाए। इसी विचारधाराओं के साथ
हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। और अगर कोई वीडियो आप देखना चाहो, रिसर्च करोगे तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए, इसलिए अच्छा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आप चाहे तो सिलेबस के अंतर्गत या चैप्टर के अंतर्गत या आप क्लास के अंतर्गत सारे वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ बुरा है, कुछ बदलाव चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो इसके लिए कमेंट अवश्य करो।